Hello everyone, how are you all? Welcome to an academy. Let's crack UPSC CSE हिंदी. This is me चंचल कुमार शर्मा. प्राचीन भारत के इतिहास की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है. लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे जैन और बौद्ध धर्म के बारे में. ठीक है, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी पहले भारत में कुछ संप्रदायों का उदय हुआ. इनमें जैन और बौद्ध दो संप्रदाय महत्वपूर्ण जो है बनकर उभरे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया. बहुत सारे इनके अनुयायी हुए और काफ़ी ज़्यादा इनका प्रचार प्रसार हुआ. बहुत से राजा महाराजा और वंशों का भी इन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ. कालांतर में बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से लुप्त हो गया, जबकि जैन धर्म बना रहा. इसके भी कारण मैंने आप लोगों को बताए थे. हमने ये भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से जैन धर्म के सिद्धांत और बौद्ध धर्म के सिद्धांत पसंद आए लोगों को. जैन धर्म जहाँ पर एक्सेस की बात करता है, अति की बात करता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो तप हो, साधना हो, ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म में फ्लेक्सिबिलिटी है. ठीक है, यहाँ पर बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं. तो जैन और बौद्ध धर्म के सिद्धांत, उसमें मैंने बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, 4 आर्य सत्य, त्रिरत्न, सब कुछ आप लोगों को बताया था. जैन धर्म के बारे में भी हमने चर्चा की थी. महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में भी हमने चर्चा की थी. इसके बाद आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगला अध्याय है. आप सभी को पता है कि उसके बाद भारत में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण खासकर उत्तर भारत में बहुत सारे राज्यों का, जनपदों का उदय हुआ और इनमें आपस में प्रभुत्व को लेकर लड़ाई हुई, जिसमें अंततः मगध साम्राज्य विजय हुआ. और मगध जो है, ठीक है, मगध ने फिर एक बहुत बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया. आज के सेशन में हम लोग उस प्रथम मगध साम्राज्य और महाजनपद काल के बारे में चर्चा करेंगे. उस समय आप सभी को पता है प्रथम मगध साम्राज्य में कुछ वंश हमें दिखाई देते हैं. जैसे सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश और नंद वंश. ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि नंद वंश में बहुत शक्तिशाली शासक हुए, जैसे महापद्मनंद. इसने अपने आप को एक राट कहा. इतना शक्तिशाली राजा हुआ करता था कि सिकंदर जो है उसने भी भारत पर चढ़ाई करने से पहले एक बार सोचा, ठीक है, और फिर उसने चढ़ाई नहीं की. तो कहीं ना कहीं ये पहला मगध साम्राज्य बड़ा शक्तिशाली साबित हुआ महाजनपद काल में. फिर दूसरा मगध साम्राज्य आपको पता है मौर्य वंश, और ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं महाजनपद काल और प्रथम मगध साम्राज्य के बारे में. ठीक है, इज दैट क्लियर? सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम. और आप सभी लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? प्लीज़ लेट मी कंफर्म, आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? किसी प्रकार की कोई बाधा और व्यवधान तो नहीं? चलिए, तो इस सेशन में कल मैंने आप लोगों को NCERT 11th का जो बचा हुआ पोर्शन था हमारा, प्राकृतिक वनस्पति अध्याय 5, वो मैंने पूरा डिटेल में बताया था. जिन लोगों का छूट गया हो तो वो जाकर देख सकते हैं रिकॉर्डेड सेशन. इसके साथ अभी और भी चीज़ें जो चल रही हैं आप लोगों को पता होगा. यहाँ पर 11th का एंशिएंट इंडिया चल रहा है यूट्यूब पर. इसके बाद शाम को 5:30 बजे MP लेट्स क्रैक MP का जो चैनल है अनअकैडमी का, उस पर 11th का पॉलिटी का NCERT, देखो अगर आप में से जो अटेंड करना चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 11th का पॉलिटी का NCERT भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, राजनीति विज्ञान की एक बहुत बढ़िया किताब है. तो लेट्स क्रैक MP एग्ज़ाम के चैनल पर डेली शाम को 5:30 बजे उस प्लेटफॉर्म पर ये 11th का पॉलिटी का NCERT चल रहा है. इसके बाद में शाम को 7 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लास में आधुनिक भारत का क्रैश कोर्स चल रहा है. तो मैं यहाँ पर आपको प्राचीन भारत पढ़ा रहा हूँ. 1:30 बजे हमारा लक्ष्मीकांत का सेशन चल रहा था. 5:30 बजे MP वाले चैनल पर पॉलिटी की 11th की NCERT चल रही है. टेलीग्राम चैनल पर जो मेरा है, तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक डेली अवेलेबल होती है, तो लिंक से सीधे आप सेशन में आ सकते हैं 5:30 बजे. वो एक बेसिक किताब है
जितने स्टूडेंट आप में से संविधान समझना चाहते हैं, पॉलिटी इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस, ध्यान से सुन लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले भी इस किताब को पढ़ते हैं। ये किताब आपकी एक बेसिक समझ, कॉन्सेप्ट को डेवलप करती है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो इसको ज़रूर पढ़िए। और मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो 5:30 बजे लेट्स क्रैक एमपी चैनल पर आ जाइए शाम को डेली, ठीक है। और शाम को 7 बजे मॉडर्न इंडिया की सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं अभी क्रैश कोर्स की, उसमें आप आइए स्पेशल क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अगर अभी तक आपने अनअकैडमी को ज्वाइन नहीं किया है तो इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको आमंत्रित करता है अपनी कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी के लिए। आप में से कोई भी, चाहे किसी भी गांव, किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी जगह पर रहता हो, ठीक है, आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम के हो, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आप लोग यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन घर बैठे करना चाहते हो तो अभी देर नहीं हुई है। चाहे आपकी एज, ठीक है, अगर आपके पास अटेम्प्ट है, आपके पास एज है, तो आप 1 साल के लिए इसको 44,000 में ज्वाइन कर सकते हैं और 2 साल के लिए 64,000 में। इसमें आपका यूपीएससी का कंप्लीट प्री से लेकर मेंस और इंटरव्यू अलग अलग कोर्सेज, जैसे अभी प्री आ रही है, 2020 के प्रीलिम्स के कोर्सेज अवेलेबल है, 2021 का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, मेंस के कोर्सेज अवेलेबल होंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। 1 साल और 2 साल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करें, यूज़ द रेफरल कोड CK लाइव रेफरल कोड को यूज़ करने से 10% का डिस्काउंट, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 39,600 में और 2 साल का 57,600 में अवेलेबल होगा। और इस रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद आप व्यक्तिगत तौर पर मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी कि सर हमारे ये समस्या है तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हम कैसी स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे नोट्स बनाएं, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी NCERT पढ़ें, ठीक है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर कैसे लिखें, नोट्स नहीं मिल रहे, सब कुछ अवेलेबल होगा। बस आपको इस रेफरल कोड को यूज़ करना है, CKLIV को, ठीक है। चलिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, 8770406895 पर कॉल करके सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। एडमिशन से जुड़ी इंक्वायरी के लिए या किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए ये रेफरल कोड यूज़ करिए और इस टेलीग्राम चैनल को जुड़िए, @चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, मेरा नाम से आपको मिल जाएगा। और आप सभी को बधाई हो कि 5,000 से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल पर हमारा जो परिवार है वह 5,000 से ज़्यादा सदस्यों का हो चुका है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप सभी के सहयोग से ये संभव हो रहा है। हमारा लक्ष्य तो अभी बहुत आगे और आगे जाना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जनपद राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य क्या हुआ था, सोचने वाली बात है, ठीक है। क्या हुआ था उस समय? तो भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध और जैन धर्म के बारे में जब बात कर रहे थे तो उत्तर वैदिक काल के बाद लोहे का प्रयोग होने लगा था, ठीक है। अब लोहे का व्यापक पैमाने पर प्रयोग होने लगा और जब लोहे का व्यापक पैमाने पर प्रयोग होने लगा तो बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी। ध्यान सीक्वेंस में समझेंगे हम लोग, रट्टा नहीं मारना। मैं एक ऐसा एडुकेटर हूँ, आप देखेंगे इस प्लेटफॉर्म पर, जो हमेशा इस बात पर जोर देता है कि कोई रट्टा नहीं मारेगा, रट्टा नहीं मारेगा, समझेगा, कॉन्सेप्ट बनाएगा, क्योंकि रटा हुआ 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद निकल जाएगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समझा हुआ हमेशा दिमाग में बैठा रहता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, खेती बड़े पैमाने पर होने लगी। जब बड़े पैमाने पर खेती होने लगी तो बहुत सारा जो है अनाज पैदा होने लगा। दूसरी चीज़ ये हुई कि अब जो लोग हैं वो कहीं अधिक स्थायी हो गए, बहुत ज़्यादा स्थायी हो गए। और जब वो स्थायी हो गए तो अपने जो मातृभूमि है उससे उनका प्रेम बढ़ने लगा। धीरे धीरे अपने जनपद, अपने राज्य के प्रति उनके अंदर निष्ठा आने लगी और इस प्रकार से जनपद का उदय होने लगा। उस जनपद के दूसरे जनपद के साथ में शत्रुता होने लगी, आपस में बैरभाव होने लगा, लड़ाइयाँ होने लगी। तो जनपद के मामले में सीधी सी बात है कि जब लोग स्थायी हो गए, कृषि व्यापार अच्छी अवस्था में आ गए, तो अब कहीं ना कहीं एक जो राष्ट्रवाद होता है ना, वो आने लगा अपनी भूमि के प्रति। और इस प्रकार से एक से दूसरे जनपद को हड़पने का, ठीक है, अपने उसमें मिलाने का प्रयास होने लगा। इस प्रकार के 16
बड़े जनपदों के बारे में हम जानते हैं। इस काल में हमें कितने 16 महाजनपद, वैसे जनपद तो बहुत सारे थे, जनपद बहुत सारे थे, लेकिन 16 जो बड़े जनपद थे उसको हम कहते हैं महाजनपद। तो ऐसे 16 महाजनपद आए और उन महाजनपद में क्या हुआ, आपस में शत्रुता हुई, एक दूसरे के प्रति जो है वो लड़ने लगे, नियंत्रण स्थापित करने की, प्रभुत्व की लड़ाई हो गई। क्या हो गया, प्रभुत्व की लड़ाई हो गई। और स्वाभाविक से बात है कि इसमें कोई तो जीतना ही था। तो जीता कौन, ठीक है, जीता कौन, जीता मगध। और मगध जो है सबसे शक्तिशाली बना। इसके क्या कारण है इस पे भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन 16 महाजनपदों में जो मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली हुआ उसका कारण क्या है, क्या कारण है कि मगध ने अंततः सबको हरा दिया, उस पर भी बात करेंगे। तो ये मेंस में आपका काम आएगा, ठीक है। मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण, मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो मगध साम्राज्य का क्या कारण था कि वो इतना उभर गया। पर पहले बात करते हैं 16 महाजनपद की। कौन से 16 महाजनपद थे और क्या था, एक बार हम देख लें। तो ईसा पूर्व 6ठी सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में। अच्छा, जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की बात कर रहा हूं तो आज स्वाभाविक सी बात है मैं किसकी बात कर रहा हूं। थोड़ा भूगोल में जाइए, जियोग्राफी में जाइए, आपको पता चलेगा मैं बात कर रहा हूं गंगा के मैदान का। किसकी बात कर रहा हूं, गंगा के मैदान। तो गंगा का मैदान तो आज भी बहुत उपजाऊ है, तो उस समय भी उपजाऊ था। तो ये गंगा का उपजाऊ मैदान था जहां पर बहुत ज़्यादा, ठीक है, जहां पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, कृषि होने लगी, अनाज का उत्पादन होने लगा। क्यों, क्योंकि अब लोहे का व्यापक प्रयोग होना। तो लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारी ज़मीन को साफ किया जा सका, पेड़ों को, जंगलों को, वनों को काटना संभव हो सका। हम यूं ही मैदानों को सभ्यता का पालना नहीं कहते। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, याद होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, मैदानों को सभ्यता का पालना कहते हैं। क्यों कहते हैं मैदानों को सभ्यता का पालना कहने का कारण यह है कि प्राचीन समय में विश्व की महान सभ्यताओं का उदय, चाहे वो नील की हो, चाहे वो सिंधु नदी की हो, चाहे वो ये वाली सभ्यता हो महाजनपद काल की, और मगध साम्राज्य हो, ये सब कुछ इन्हीं मैदानों में फले फूले। क्योंकि उस समय मैदानों की खास बात क्या है, चलो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, हम भूगोल से कनेक्ट करते। यूपीएससी की खास बात यह है कि आप सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकते बड़े आराम से। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको ज्योग्राफी से कनेक्ट करूँ तो मैदान की विशेषताएं क्या होती हैं। मैदान निम्न भूभाग होते हैं ना। मैदानों में संचार के साधनों को बिछाना आसान होता है, आवागमन आसान होता है, रहना आसान होता है, ठीक है। मैदानों में कृषि करना आसान होता है क्योंकि समतल भूमि होती है। और अगर मैदान ऐसा उपजाऊ हो तो कहना ही क्या, अगर वो मैदान गंगा यमुना का मैदान हो तब तो फिर बात ही क्या है। तो मैदानों की कई विशेषता है जिसकी वजह से आप देखोगे कि आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व मैदानों में ही है। पहाड़ों में जनसंख्या विरल होगी, लेकिन आप आज भी देखो भारत के अधिकांश जनसंख्या वाले राज्य कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये हमारे आज भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य, रीजन मैदान। तो मैदान में क्या हुआ कि यहाँ पर लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ ना, तो उससे बड़े पैमाने पर खेती हुई। क्योंकि आपको पता है कि शिवालिक के गिरिपद में बहुत सघन जंगल, दलदल, तो उसको साफ किया जा सका, वहाँ पर खेती हुई। और पहले क्या था ना, पहले जैसे आज के ज़माने में आप खेती करते हो, तो आज के ज़माने में खेती करते हैं तो क्या देखते हैं कि हम लोग बहुत केमिकल जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। सिंचाई के उन्नत साधन है हमारे पास में, आज हमारे पास उन्नत बीज हैं। कल्पना करो कि आज से
छठी शताब्दी ईस्वा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, मतलब आज से लगभग 2600 साल पहले, आज से, ठीक है, 2500 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तब कोई उन्नत बीज नहीं हुआ करते थे, तब कोई उर्वरक नहीं हुआ करते थे, तब भूमि का उपजाऊपन ही महत्वपूर्ण था। यहाँ क्या है, यहाँ भूमि उपजाऊ है क्योंकि ये गंगा यमुना का मैदान है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, और दूसरा कि यहाँ पर सिंचाई के लिए पानी है, ठीक है, तो पानी भी पर्याप्त था, भूमि भी उपजाऊ थी, मिट्टी अच्छी थी, जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर बड़े बड़े प्रादेशिक और जनपद राज्यों का, देखो मैंने एक ही लाइन के लिए, इस एक लाइन को समझाने के लिए आपको पूरा डिटेल में बताया कि क्यों ये होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि क्यों इसी एरिया में इतने बड़े बड़े जनपद आए। बस तो मैंने रीज़न आपको बता दिया, इस एरिया में इतने बड़े बड़े जनपद क्यों आए। तो ये बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्य उदय हुए। ऐसे 16 महाजनपद की हम बात करते हैं, तो इनकी कुल संख्या 16, ठीक है, इनकी कुल संख्या 16 थी। इसका उल्लेख कहाँ हुआ, तो ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं, छोटी मोटी स्टेट पीएससी वगैरह में ये सब मिलेगा आपको कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ हुआ है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, आपने सुना होगा इस ग्रंथ के बारे में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। तो 3 ग्रंथ हैं, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र, जिसमें हमें 16, एक होता है ना कि टीचर आपको रटा के चला जाएगा, आएगा ऐसे पढ़ के और सब चला जाएगा। दूसरा होता है कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड समझाया, और अगर आप एक एक शब्द का मतलब अर्थ निकाल लो तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाती है स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ गए कि ये क्यों हो रहा है। तो बौद्ध ग्रंथ में, अंगुत्तर निकाय में, महावस्तु में और भगवती सूत्र में हमको क्या मिलेगा, ठीक है, हमको इनका उल्लेख मिलता है। यहाँ से हमें संख्या पता चल रही है। इसमें 4 बड़े शक्तिशाली थे, वैसे तो 16 थे पर 16 में 4, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। देखो ये 4, इन 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद हैं जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। कौन कौन से, मगध, और ये तो अंततः सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, कौशल, वत्स और अवंती, ये 4 हैं, ठीक है। और इनमें अश्मक 16, ये भी एक पता होना चाहिए आपको, 16 महाजनपदों में एक अश्मक महाजनपद ऐसा था, ये यहाँ है, अभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अश्मक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो 16 में से 15 महाजनपद ऊपरी थे उत्तर भारत में, लेकिन एक जनपद जो है अश्मक, ये आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा गोदावरी के तट पर। अब एक बार थोड़ा सा मैप के थ्रू समझ लें कौन से जनपद कहाँ थे। तो मैप आप देख सकते हो सामने, यहाँ इस मैप में आपको 16 महाजनपद, ठीक है, और इनकी राजधानियाँ भी इसमें दे रखी है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पूर्व से शुरू करें तो यहाँ पर अंग मिलेगा आपको, ये देखो अंग, ये पहला हो गया, ठीक है। इसकी राजधानी है चंपा। कई जगह तो बहुत सारी एग्जाम्स में इन महाजनपद की और इनकी राजधानियों का सुमेलन आ जाता है कि इनमें से कौन कौन से सुमेलित है, या आपको 1 2 3 जोड़ी में मैच करना है। तो पहला हो गया अंग जिसकी राजधानी चंपा, दूसरा हो गया मल, इसकी एक राजधानी कुशीनारा और दूसरी पावा, 2 राजधानी थी, कुशीनारा और पावा। हमारा तीसरा जनपद होगा वज्जी संघ के बारे में सुना होगा आपने, इसकी राजधानी थी वैशाली। हो गए 3, अंग, मल्ल और वज्जी, हो गए 3 हो गए। इसके बाद में चौथा यहाँ पर आपको मिलेगा मगध, ये है मगध, सबसे शक्तिशाली जो बाद में बना, ये चौथा हो गया। पाटलिपुत्र, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। 5वां है काशी, ये हमारा वाराणसी जो है, काशी इसकी राजधानी वाराणसी, ये 5वां हो गया। 5 जनपद हो गए। छठा हो गया कोसल, देखो ये आपको बिहार में इधर मिलेगा, ये आपको यूपी में मिलेगा, ये भी बिहार में, ये यूपी में हो गया। काशी, कोसल, श्रावस्ती इसकी राजधानी, ये 5 और एक ये 6 हो गए, ठीक है। 7वां हो गया पांचाल, ये है 7वां पांचाल। अहिच्छत्र और काम्पिल्य 2 राजधानी के साथ
पांचाल, अहित छत्र और काम्पिल्य, ठीक है। 7वां है वत्स, यहाँ पर मिलेगा वत्स, वत्स समझ में आ रहा है, वत्स। कौशाम्बी, इसकी राजधानी। 9वां है चेदी, चेदी जनपद की राजधानी, शुक्तिमती या शक्तिमती भी बोला जाता है। ये 9 हो गए। ये 10वां अश्मक, मैंने आपको बोला ना कि एक महाजनपद ऐसा है, 16 महाजनपदों में एक ऐसा जो कि नीचे है, ठीक है। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद ऐसा जो दक्षिण में है, गोदावरी के किनारे पर। ये 10वां हो गया। 11वां एक बड़ा है अवंती, आज भी उज्जैन महाकालेश्वर के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। अवध, अवंती, अवंती जो है ये हो गया हमारा 11। इसकी 2 राजधानी है, उज्जैनी और महिष्मती। ये वो बाहुबली वाली महिष्मती नहीं है, ठीक है। महिष्मती उस समय महेश्वर को कहते, ठीक है, मध्य प्रदेश में है महिष्मती। तो महिष्मती और उज्जैनी 2 राजधानी अवंती की। ये 12वां हो गया मत्स्य, 12वां महाजनपद मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर, ठीक है, इसकी विराटनगर। ये हो गए 12। 13वां हो गया शूरसेन, शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, 13। 14 हो गया कुरु। अब कुरु के बारे में तो मैं आपको महाभारत काल से, वैदिक काल से बता रहा हूँ कि जब आर्य आगे बढ़े तो उनका जब यहाँ पर संघर्ष हुआ तो हमने देखा था कि किस प्रकार, ठीक है, भरत वंश और पुरु वंश ने कुरु वंश की स्थापना की थी। याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था भरत प्लस पुरु, भरत और पुरुओं ने मिलकर एक वंश बनाया था कुरु, और इसी कुरु वंश के उत्तराधिकारियों को कौरव बोलते हैं हम लोग। याद है आप लोगों को, कौरव। तो ये हो गए कुरु, और ये कुरु और पांचालों ने मिलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, जो हमने देखा था इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी थी। और इंद्रप्रस्थ आजकल का हमारा यूपी का मेरठ आप मान लीजिए, मेरठ के आसपास, ठीक है, मेरठ के आसपास। तो ये हो गया कुरु 14वां। 15वां हो गया गांधार, गांधार हो गया 15वां, ठीक है, तक्षशिला इसकी राजधानी, और कंबोज ये हो गया 16। टोटल 16 महाजनपद आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसमें आपको क्या देखना है, एक अश्मक जो कि दक्षिण में एकमात्र ऐसा है जो दक्षिण में है, और दूसरा ये विंध्याचल के दक्षिण में हो गया, और दूसरा आप देखोगे 2 पश्चिमोत्तर भारत में, 2 जो है पश्चिमोत्तर भारत में कौन कौन से, कंबोज और गांधार। अच्छा, आपने गांधारी के बारे में सुना होगा, गांधारी, गांधारी कौन थी, महाभारत काल में आपने गांधारी का नाम सुना होगा, गांधार नरेश की पुत्री, ठीक है। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी, जिन्होंने अपने पति के अंधे होने के कारण, ठीक है, स्वयं भी पट्टी बांध ली थी अपनी आँखों पर। दुर्योधन की माता गांधारी, वो ये गांधार यहाँ पर था, गांधार, ठीक है। गांधार कहाँ पर है, ये पश्चिमोत्तर भारत में है। कंबोज और गांधार 2 महाजनपद पश्चिमोत्तर भारत में, हाँ, तो वही गांधार। तो महाभारत में आपने गांधार के बारे में सुना होगा, आपने कुरु के बारे में सुना होगा, पांचाल के बारे में सुना होगा। जब आप बौद्ध धर्म पढ़ते हो तो आपने वैशाली के बारे में सुना होगा, कुशीनारा के बारे में सुना होगा, मगध के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये सब कुछ न कुछ कहीं न कहीं हमने पढ़े हुए हैं। क्लियर। तो अब हम बात करें कि 16 महाजनपद ये क्या और कैसे थे। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ 16 के नाम फटाफट। अंग, मल्ल, वज्जी, मगध, काशी, कौशल, पांचाल, वत्स, चेदी, अश्मक, अवंती, मत्स्य, शूरसेन, कुरु, गांधार, कंबोज, ये हो गए 16 महाजनपद। चलो, तो आपने लोकेशन तो देख ली कौन कहाँ था। इनमें से आपको मध्य प्रदेश में 2 मिलेंगे, ये भी पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में 2 थे, अवंती और चेदी। अवंती और चेदी 2 मध्य प्रदेश में थे, ठीक है, यहाँ पर आपको पता होगा। तो 16 महाजनपदों में 4 शक्तिशाली थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। कहाँ है ये, एक बार देख ले। और मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये 16 में ये 4 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे।
और बाद में मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। आप देखिए कि अश्मक इनमें से जो गोदावरी के किनारे दक्षिण में था, इन 16 महाजनपदों में वज्जी और मल्ल, ठीक है, ये रहा वज्जी और ये रहा मल्ल। वज्जी और मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। हम ये बता सकते हैं कि मल्ल और वज्जी में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब सीधा बात कि राजा वंशानुगत नहीं होता होगा, वो निर्वाचित होता होगा। बाकी सब जगह राजतंत्र था। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भी कुछ जनपदों में गणतंत्र हुआ करता था। अब ये क्यों था, इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है, कि गणतंत्र क्यों था। अब वो तो वहाँ की अपनी खुद का एक सेटलमेंट था कि वो राजा को चुन रहे थे, ठीक है। बाकी जगह हम देख रहे हैं कि राजा वंशानुगत था, उत्तराधिकार, राजा का बेटा राजा बन रहा था। तो 2 गणतंत्र हैं जो आपको पता होना चाहिए, वज्जी और मल्ल। ये फैक्ट कवर करते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्रीलिम्स में काम आएगा आपके, ये हम फैक्ट कवर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर वज्जी और मल्ल 2 गणतंत्र हैं, बाकी राजतंत्र हैं। एक फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ, एक अश्मक से जुड़ा हुआ, 2 कंबोज और गांधार से जुड़े हुए हैं। और इनकी राजधानियाँ कम से कम इन 4 की तो कर ही लेना, मगध की, कौशल की, वत्स की, अवंती की। तो मगध, कौशल, वत्स और अवंती की जो राजधानियाँ हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके काम आएगी एग्जाम में। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अब महापरिनिर्वाण सूक्त में 6 महानगरों की सूचना हमें मिलती है। तो चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी और साकेत। तो एक ग्रंथ है महानिर्वाण परिनिर्वाण सूक्त, इसमें हमें 6 महानगरों की सूचना मिल रही है जो बड़े नगर थे उस काल में, जैसे आज बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली है, उस प्रकार से। इस काल में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया। तो क्यों जीत लिया, क्या कारण थे कि मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ, इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। काशी एक शक्तिशाली राज्य था। एक एक करके कुछ महाजनपदों के बारे में दिया है। कुछ जो बड़े महाजनपद थे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे काशी भी एक बड़ा महाजनपद था, ये एक शक्तिशाली राज्य था। इसे बाद में कौशल के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। तो ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इन महाजनपदों में प्रभुत्व की लड़ाई थी। ध्यान से समझिए, क्या था? प्रभुत्व की लड़ाई थी। तो ये एक एक करके आपस में एक दूसरे को जीतते गए, आत्मसमर्पण करते गए, अपने जनपद में मिलाते गए और अंततः मगध जाकर शक्तिशाली बना। तो काशी ने कौशल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कौशल जनपद, ठीक है, आज का पूर्वी उत्तर प्रदेश इसमें पड़ता है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। लोकेशन मैंने अभी आपको बता दी है, ठीक है, लोकेशन अभी बता दी। यह है काशी, ठीक है, और यह है कौशल। ये काशी ने कौशल के सामने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। तो काशी ने कौशल के सामने आत्मसमर्पण किया। इसकी राजधानी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, काशी की वाराणसी। आज के ज़माने में इसकी पहचान गोंडा और बहराइच, यूपी में आपने गोंडा और बहराइच का नाम सुना होगा, वहाँ पर स्थित सहेत महेत स्थान से की जाती। तो यूपी वाले ध्यान दें, इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में। जहाँ तक सवाल है, या आप लोग किसी भी स्टेट पीएससी की प्रीलिम्स देंगे तो एक क्वेश्चन तो राजधानी वगैरह से बनते हैं, इनकी स्थिति, लोकेशन को लेकर बनेंगे। जैसे आप उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जनपद आते थे। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से जनपद थे। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में कौन कौन से जनपद थे। या आज के वर्तमान में उसको हम क्या कहेंगे, जैसे हमने बोला कौशल, तो कौशल की पहचान हमने किससे की? सहेत महेत। ये सहेत महेत ही कौशल था। ये कहाँ है आजकल? गोंडा और बहराइच जिले के से। तो यूपी में गोंडा और बहराइच जो जिला है, वहाँ से हमें ऐसा लग रहा है कि ये वही है जो उस ज़माने में श्रावस्ती हुआ करता था। तो पहले श्रावस्ती होगा, आजकल के ज़माने में कहाँ है? ये रहा सहेत महेत, ठीक है, ये यूपी में ही है। कौशल की महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या, अब ये अभी चर्चा में है। कल भी आपने देखा होगा, आजकल पूरे भारत में इसी नगरी की चर्चा चल रही है। तो अयोध्या जो है, ठीक है, अयोध्या कहाँ है? ठीक है, अयोध्या कहाँ? अयोध्या कौशल में ही।
इसी कोसल महाजनपद में अयोध्या आती थी। ये राम की जन्मभूमि रही है और पुरातत्व साक्ष्यों से 500 ईसा पूर्व नाम मात्र आबादी रहने का प्रमाण मिलता है कि मतलब 500 ईसा पूर्व पहले यहाँ पर नाम मात्र की आबादी रही होगी, ऐसा पता चलता है। तो कोसल में ही अयोध्या है, ये भी क्लियर हो गया आपको। तो ये हो गया काशी और कोसल, दो जनपद मैंने बताया आपको। अब देखो कोसल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी था। तो कपिलवस्तु जिसमें हम बात करते हैं जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हमने बात की थी कि इनका जन्म हुआ था, तो इसी में आता था। ये कोसल महाजनपद में ही था। मतलब अगर आपसे कभी ऐसे सीधे सीधे पूछ ले कि किस महाजनपद में बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कोसल महाजनपद में हुआ था। कोसल में कपिलवस्तु इसी का एक भाग था। यहाँ की राजधानी, ठीक है, बस्ती जिले में पिपरहवा स्थान के रूप में पहचान की जाती है। तो ये कपिलवस्तु इसी का एक भाग था, इसकी राजधानी भी आपको बता दी मैंने। तो ये भी क्लियर है आपको कोसल के बारे में। क्या क्या, तो कोसल महत्वपूर्ण हो गया, कोसल महत्वपूर्ण हो गया अयोध्या के लिए, काशी ने उसके सामने आत्मसमर्पण किया। और तीसरा लुम्बिनी या कपिलवस्तु वो कोसल महाजनपद में ही आता था। इसके पड़ोस में मल्लों का राज्य था, मल्ल गणराज्य, अभी बताया था मल्ल गणराज्य की कोसल के पड़ोस में मल्ल और मल्ल की उत्तरी सीमा में वज्जी। अभी मैप में मैंने सारे बता दिए आपको, मल्ल भी बता दिए, वज्जी भी बता दिया, ठीक है। तो मल्ल और मल्ल की उत्तरी सीमा पर वज्जी, मल्लों की राजधानी कुशीनगर, ठीक है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु, मतलब क्या बोलते हैं उसको, महापरिनिर्वाण। अब ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करते जाइए भाई, सारी चीज़ों को। तो बुद्ध का जन्म हुआ था कोसल महाजनपद में और मृत्यु हुई कहाँ पर, वज्जी में, ठीक है, सॉरी मल्ल गणराज्य में, ठीक है। महापरिनिर्वाण मल्ल गणराज्य के कुशीनगर में हुआ जो इसकी राजधानी थी, और उनका जन्म कोसल के कपिलवस्तु में हुआ था। कुशीनगर की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। तो ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में कहाँ पर है, ठीक है, वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में कहाँ है, हमें ये पता होना चाहिए। चलिए आगे चलें। अगला हमारा मामला, पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था। अब ये वत्स के बारे में बता देते हैं। हमने मल्ल देख लिया, वज्जी देखा, कौशल देखा, काशी देखा। वत्स कहाँ था, यमुना के तट पर, ठीक है, वत्स जनपद। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यमुना के तट पर कौन सा जनपद स्थित था, वत्स। इसकी राजधानी इलाहाबाद, ठीक है, कौशाम्बी में स्थित थी। वत्स के लोग वही कुरुजन थे जो हस्तिनापुर क्षेत्र को छोड़कर कौशाम्बी आए हुए थे। तो ये कुरुओं से ही बना था, ठीक है। कुरु जो है वही आए, यहाँ आकर बसे और इन्हीं ने जो है ये पूरा की पूरा बसाया वत्स जनपद। अवंती बड़ा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में आज जिसको आप उज्जैन कहते हैं, ठीक है, उज्जैन, और यही मेरा होम टाउन भी है, ठीक है। मैं जिस शहर से हूँ, बिलोंग करता हूँ इस समय, जहाँ से मैं आप लोगों को ये सेशन ले रहा हूँ, उज्जैन, ये मेरा होम टाउन है। ये अवंती राज्य के, ठीक है, मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों के क्षेत्रों में फैला था। इसकी 2 राजधानियाँ थी, ठीक है। आपको पता होगा अवंती की 2 राजधानियाँ थी। 2 राजधानियाँ कौन कौन सी, पहला उत्तरी अवंती, ठीक है, जो उज्जैन में थी। ये उज्जैन आजकल वाला ही है, कोई नया वाला नहीं है। तो उज्जैन पहली, और दूसरी दक्षिणी अवंती जिसकी महिष्मति। तो हम अवंती को 2 भाग में बांट सकते हैं, अवंती राज्य को। एक हो गया उत्तरी अवंती और एक हो गया दक्षिणी अवंती। क्लियर। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी कौन सी हो गई, महिष्मति।
और ये हो गई उज्जैन। तो है वही अवंती गणराज्य ही है, पर वो दो भाग में था, उत्तर और दक्षिण। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, आप महिष्मती मतलब आज का जो मध्य प्रदेश में महेश्वर है, ठीक है, वही महिष्मती था। इन दोनों नगरों का महत्व ईसा पूर्व 6ठी सदी में रहा था। तो चूंकि उज्जैन तो ऐसे रास्ते पर पड़ता था जहाँ से काफ़ी ज़्यादा व्यापार वगैरह होता था, तो इसलिए उज्जैन का महत्व तो बहुत समय पहले से ही है, आप सभी जानते हैं। कई सारे स्टूडेंट आप में से जब से रिजल्ट आया है, बस एक ही बात को लेकर उनके दिमाग में है, जो मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा। हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, क्या प्रॉब्लम है? हवा मत बनाइए, कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों ने इतना अपने ऊपर प्रेशर बना लिया है, और मैंने पहले भी आपसे कई बार बोला कि प्रेशर में आप कभी अच्छा नहीं कर सकते। आप वही पढ़ते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पढ़ते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? एक एनसीईआरटी की किताब हिंदी में वही है, इंग्लिश में भी वही है। बस हिंदी मीडियम वालों को अपनी कुछ कमियां ठीक करना है। कोई कंटेंट में दिक्कत नहीं है, नोट्स में दिक्कत नहीं है, क्वालिटी में दिक्कत नहीं है, बल्कि हिंदी मीडियम वाले बहुत मेहनत करते हैं। कहाँ दिक्कत है बताओ मैं आपको? दिक्कत है कि हम पूर्वाग्रह के शिकार हो गए बहुत सारी चीज़ों में। हम पागल हो गए हैं। कई बार होता है ना कि जब व्यक्ति को कुछ नहीं समझ में आता है तो वो जो होता है वो करने लग जाता है, जो बोलता है वो करने लग जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही, ठीक है, तो उस व्यक्ति को जो बोलेगा, जो व्यक्ति वो करेगा, बोलेगा कि इस भगवान की पूजा कर तो वो करेगा, ये वाले मंत्र का जाप कर तो वो करेगा, ऐसा कर तो ऐसा, वो वैसा जो करना चाहिए वो नहीं करेगा। 1000 लोगों से मिलेगा, 1000 लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताएगा, 1000 सॉल्यूशन आएंगे, 1000 लोगों की बातें मानने लगेगा। कुछ भी नहीं है, नथिंग रॉन्ग विथ, कुछ भी गलत नहीं है मीडियम के साथ। अपने आप पर भरोसा। ऐसा नहीं कि नहीं आए स्टूडेंट या सिलेक्ट नहीं होते या यूपीएससी में कुछ, हाँ ये सच है कि पेपर इंग्लिश में बनता है, हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाता है। तो क्या हम इतनी थोड़ी इंग्लिश नहीं ठीक कर सकते हैं हमारी? क्या हम क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ के समझ जाए? इतना नहीं, इतना क्या हिंदी पर डिपेंडेंसी बना रहे हो? एक ऐसी लैंग्वेज जो आजकल नॉर्मली इंग्लिश कॉमन है, बोली जाती है सब जगह, क्या इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ सकते कि क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन समझ जाए? नहीं, कसम खा के बैठे हैं हिंदी मीडियम के, तो हिंदी में ही पढ़ेंगे, हिंदी में ही करेंगे सारा काम। हम क्यों पढ़े इंग्लिश में क्वेश्चन? इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए खुद को, अपने क्षमताओं पर विश्वास। मैं अपना अनुभव बता दूं, कई सारे लोग बोलते हैं द हिंदू ना पढ़ो तो प्रीलिम्स नहीं निकलता। मैंने निकाला है, मैंने कभी द हिंदू नहीं पढ़ा, मैंने निकाला है, मैं नहीं फेल हुआ। क्यों इतना हवा बनाते हो चीजों का? कई बार मैंने बोला कि ये फालतू की फिजूल की बहस में मत पड़िए, अपनी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल कीजिए। 10 लोगों से मिलोगे, 10 लोगों की बातें सुनोगे, 10 लोगों के लेक्चर सुनोगे। कोई बोलेगा कि इसलिए हिंदी मीडियम पिछड़ा है तो वो करने लगे, कोई बोलेगा इसलिए पिछड़ा है तो वो करने लग जाएंगे। सब कर लोगे आप। इंग्लिश मीडियम वाला ना किसी के पास नहीं जाता, वो बस पढ़ने में ध्यान देता है। हिंदी मीडियम वाला पढ़ने से ज़्यादा इसमें ध्यान देता है कि हिंदी मीडियम वाला क्यों नहीं हो रहा है। हिंदी मीडियम वाले के साथ क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपका दिमाग, क्या आपका आईक्यू लेवल कमजोर है? बिल्कुल नहीं। क्या आप मेहनत नहीं करते? ऐसा भी नहीं है। क्या आपके पास कंटेंट नहीं है? ऐसा भी नहीं है। मेरी बात समझ में आई आपको? अपने आप पर भरोसा रखना सीखिए। जब हम अपने आप पर विश्वास रखते ना तो सब हो जाता है। जब पुराने समय में आपको पता है आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, इस प्रकार का पैटर्न था कि उसमें यूरोपीय निकलते थे, तब भी भारतीयों ने उसमें झंडे गाड़े हैं। जब हिंदी मीडियम वाले आईसीएस निकाल सकते हैं इंग्लैंड में जाकर एग्जाम देकर, तो क्या आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते? ऐसा क्या पूछता है? क्या ये किताब इंग्लिश में कुछ अलग है? चलिए इस एनसीईआरटी को देखिएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश में भी यही लिखी हुई है, हिंदी में भी यही लिखी हुई। कितना डरने लगे हो यार, भय भय अपने अंदर। हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब आने के बहुत कारण है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है, कि आपसे नहीं हो सकता या आपके पास वो क्षमताएं नहीं, सब है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बस कुछ चीज़ें जो हमें ठीक करना है। कमियां सब जगह होती है, अपनी कमियों को सुधारिए, कमियों को, दैट्स इट। पागल मत बनिए। जितना पागल बनेंगे उतना लोग आपको बहकाएंगे, भटकाएंगे। कोई बोलेगा ये काम करो, कोई बोलेगा वो पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो, सब पढ़ लोगे। मैं खुद भी हिंदी मीडियम से रहा हूं और मैंने भी प्रीलिम्स निकाला बिना द हिंदू पढ़े निकाला।
मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट को जानता हूँ, 5-5, 6-6 घंटा द हिंदू पढ़ते रहते हैं। ऐसा क्या पढ़ लोगे उसके अंदर, और आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ता है ना, आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देता उसको, खत्म, दूसरी चीज़ें करने लग जाता है। हम द हिंदू लेके बैठे रहते हैं बस दिन भर कि हमारा इससे हो जाए। अरे भाई बेसिक्स अच्छे रखो अपने। अगर आपके सारे सिलेबस के बेसिक्स अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो सिलेक्शन पक्का है। और सबसे बड़ी बात, अपनी एनर्जी ना सही जगह यूज़ करो। अपनी एनर्जी को फालतू बकवासों में मत जाओ। उस बहस में बुद्ध के बारे में कल बताया था, बुद्ध क्यों इतने सफल हुए अपने समय के समकालीन विचारकों में। वो सब आत्मा परमात्मा के उसमें फंसे रहे, पर बुद्ध व्यवहारिक सुधारक थे, प्रैक्टिकल थे। उन्होंने संसार की दुखों से निपटने के लिए क्या किया, प्रैक्टिकल सुझाव दिए, इसलिए इतने ज्यादा बुद्ध माने जाते हैं। मेरी बात समझ में ही आपको, सब हो जाएगा, डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, भरोसा रखो खुद पर, सब हो जाता है। तो उज्जैन की, ठीक है, उज्जैन की 2, अब आपने देखा होगा यूपीएससी का एग्जाम हुआ और बहुत सारे वीडियो आएंगे, अब बहुत सारे वीडियो आएंगे यूट्यूब पर। हम यही करेंगे बस, अगले कुछ दिन हमारे इसमें जाएंगे कि कोई ये बताएगा कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब क्यों है, दूसरा ये बताएगा कि हिंदी मीडियम में दिक्कत क्या है, तीसरा ये बताएगा कि हिंदी मीडियम वालों को करना क्या चाहिए, चौथा ये बताएगा कि हिंदी मीडियम वाले क्या नहीं कर रहे हैं। तो तुम रिसर्च करने बैठे हो क्या यहाँ पर? पढ़ने पे ध्यान दो, रिसर्च मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उनका तो काम है, वो तो करेंगे, उनको तो आपके व्यूज चाहिए, उनको तो आपका अटेंशन चाहिए, कुछ भी करेंगे वो इस प्रकार की चीजों के लिए। समझ में आया आपको? चलिए, तो उज्जैन क्या है? उज्जैन अवंती की, उत्तर अवंती की राजधानी और दक्षिण अवंती की राजधानी महेशमती। आ गया समझ में? क्लियर? अब इसके बाद आगे चले, कौन सा महाजनपद है? उज्जैन तक हम आ गए। अब आइए मगध। अंत में मगध साम्राज्य क्यों इतना शक्तिशाली बता? नंबर कम क्यों आते हैं? मैंने बताया ना, नंबर कम इसलिए आते हैं क्योंकि हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए, फालतू के काम ज़्यादा करते हैं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए, पूरे टाइम जो है अपनी स्टडी को दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये, किसी की बात फालतू की मत सुनिए, सब हो जाएगा, लेकिन भटकिए मत, सही राह पर चलिए। और थोड़ा बहुत अपनी इंग्लिश ना इम्प्रूव करिए, मतलब इतनी कि क्वेश्चन को पढ़ के समझ सके, इतनी कम से कम आनी चाहिए। अगर आप जैसे हिंदी में हम मान ले कि क्वेश्चन खराब आ रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में, तो इंग्लिश में पढ़ लो यार, ठीक है ना। अभी आज के आज ही आप पूरा सिस्टम सुधार दोगे क्या? हमारा तो समय निकल जाएगा उस सब के चक्कर में, हमारा तो समय निकल जाएगा उसके चक्कर में कि मैं हिंदी मीडियम के लिए सरकार के पास जाऊं और पूरी परिवर्तन करा दूं सब में कि नहीं, पेपर इंग्लिश की जगह हिंदी में भी बनाओ, तो बहुत समय लग जाएगा, तुम बूढ़े हो जाओगे। अभी हम क्या कर सकते हैं, इतनी इंग्लिश अच्छी कर लो कि अपना पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आ जाए, खत्म बात। लिखो तो अपनी भाषा में, समझो उसकी भाषा में। ठीक है, मैं किसी के बारे में भी नहीं बोल रहा, मैं तो आपके बारे में बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, अपने ऊपर दिमाग लगाओ, अपनी मेहनत पर, अपने ऊपर भरोसा जो रखता है उसका कहीं कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। विपरीत परिस्थितियों में भी लोग काम करते हैं, हम सोचते ही रह जाएंगे, लोग करके निकल जाएंगे। चलिए, तो मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार के बारे में क्या हुआ, कैसे मगध ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो भाई मगध जो है वो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, ठीक है। और इसी में देखो, आपने एक चीज़ देखी, मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपने कभी देखा एक ऐसा एजुकेटर जिसकी क्लास में बिल्कुल टाइम पास नहीं होता? मैं आता हूँ और जब से आता हूँ जब तक जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पढ़ाता हूँ, और कभी फिजूल बातें, फालतू की बातें कभी इस सेशन में नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि मैं हमेशा फोकस्ड रहने पर विश्वास करता हूँ। जितना फोकस्ड रहेंगे उतना बढ़िया काम होगा, टाइम पास करेंगे उतना हमारे लिए नुकसान होगा। तो मगध में क्या हुआ, मगध में हमें क्या ऐसा था कि मगध ने सबको हरा के सबसे बड़ा जो है शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया।
तो बुद्ध काल और बुद्ध के बाद के काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद, ठीक है, कौन था? यही था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। कहां पर? मगध, दक्षिण बिहार के। और प्लीज मैं फिर से क्लियर बोल रहा हूं, किसी एडुकेटर के बारे में नहीं बोल रहा, कोई एडुकेटर गलत नहीं पढ़ाता, कोई एडुकेटर खराब नहीं पढ़ाता, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। मैंने जितना बोला आपके लिए बोला कि आप अपने स्तर पर सुधार करिए। सब अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको और आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर सारे वीडियोस देख लो आप, इसकी क्वालिटी आपको बहुत सारी दूसरी ऑफलाइन क्लासेस से भी बढ़िया मिलेंगी। तो इतनी मेहनत जो आपके लिए कर रहे हैं तो उसमें आपका भी सहयोग चाहिए। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम आपको यहाँ पर कितना ही पढ़ा दें, आप घर पर मेहनत नहीं करें, आप घर पर जो है टाइम पास करें, तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और निस्संदेह हमारा भी मन दुखी होता है, इस सब से हमारा भी मन दुखी होता है कि ये खराब चल रहा है, पर उसके कारण उसके हम ही हैं, उसके पीछे हम ही हैं जो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। हमें ही करनी पड़ेगी, हमें ही चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। तो वो आपको ऊपर है सारा के सारा। हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर आपको अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। शपथ लीजिए कि सिर्फ काम की चीज़ें करेंगे, काम की चीज़ें देखेंगे, फालतू टाइम पास नहीं करेंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे हमारा टाइम, तो अपने आप रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए, तो मगध ने क्या किया? इसकी स्थिति दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत हम पटना को देखते हैं क्योंकि पाटलिपुत्र इसकी राजधानी, और गया, ठीक है। पटना और गया, तो ये बिहार में था, गया और पटना इसी में आता है। इसकी राजधानी गिरिव्रज, ठीक है, राजगीर भी बोलते हैं, या राजगिरी बनी, जो बाद में 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो यहां तक आपको क्लियर है? आगे चलिए, मगध राज्य के प्रमुख वंश। तो आज हम प्रथम मगध साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? प्रथम मगध राज्य। कौन था सबसे प्रमुख वंश? पहला हर्यक, यहां से आपको पढ़ना है, हर्यक वंश, ठीक है। चलिए, हर्यक वंश 544 से लेके 412 ईसा पूर्व में आपको दिखाई देगा। संस्थापक था बिंबिसार, बिंबिसार, और एक आप सुनते बिंदुसार। यहां कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बिंदुसार अलग नाम है, ठीक है। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार मौर्य वंश में था। बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर, यहां पर एक चीज तो क्लियर करिए, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक और बिंदुसार मौर्य वंश का हमें एक राजा दिखाई देगा। तो बिंदुसार नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रखना, बिंबिसार इसका संस्थापक था। राजधानी जो है इसकी राजगृह या गिरिव्रज, ये पाटलिपुत्र के आसपास मिलेगा आपको, ठीक है। राजधानी कहां पर है? राजगृह या गिरिव्रज में, ठीक है। ये मगध का पहला राजवंश है, हर्यक वंश, और ये बिंबिसार इसका संस्थापक है। इसका काल 544 से 492, 544 से 492 ईसा पूर्व में, ठीक है। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक यही था, बिंबिसार। इसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्लियर है? इसे क्या बोला जाएगा? मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। ये बिंबिसार के बारे में हो गई बात। 15 वर्ष, देखिए कितनी कम आयु में, 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर इसने संभाली, ठीक है, और लगभग 52 वर्षों तक इसने शासन किया। तो हमें जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उससे हमें ये पता चला कि बिंबिसार 15 साल की आयु में बना था शासक और 52 सालों तक, मोर देन 50 ईयर्स उसने राज किया। इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। तो मगध जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। इसका एक और नाम है श्रेणिक। जैन साहित्य में इस बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी भी आपको अगर ये नाम दिखाई दे श्रेणिक, तो श्रेणिक नाम किसका है? श्रेणिक नाम बिंबिसार का ही नाम है, जो जैन साहित्य में मिलता है। कई सारे शासकों के अलग अलग नाम हमें दिखाई देते हैं।
अब आपको एक चीज पता होगी, बिंबिसार ने क्या नीति अपनाई, तो मैं आपको बता दूं। बिंबिसार के बारे में बोलते हैं, बिंबिसार के बारे में बोलते हैं कि उसने विजय और विवाह की नीति के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने 3 शादियां की, समझ में आ रहा है आपको? विजय और विवाह के द्वारा इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने 3 शादियां की थी, ठीक है। इसने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी, तो ये याद रख लेना, विजय और विवाह की नीति। उसने 3 विवाह किए। इसमें पहली पत्नी महाकौशला देवी थी, जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन। तो ये जो पहली थी, ठीक है, कौशल राज की पुत्री थी, प्रसेनजीत की बहन, और इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था। अब ये बहुत बड़ी बात थी। काशी इसलिए बड़ा था क्योंकि 1 लाख रुपए वार्षिक आय वहां से होती थी। तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि विवाह के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो वो कैसे किया? क्योंकि पहली ही शादी से उसको काशी मिला, यहां से 1 लाख रुपए सालाना की आय उसको होती थी, ऐसा माना जाता है। इसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, इसको चेलना या छलना भी बोलते हैं। इससे अजात शत्रु का जन्म हुआ। तो अजात शत्रु जो इसका पुत्र था, जो आने वाला शासक है, इसकी माता का नाम, अजात शत्रु की माता का नाम चेलना था। ये चेलना बिंबिसार की दूसरी पत्नी थी, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी। तीसरी पत्नी का नाम था क्षेमा, ठीक है, पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। तो तीनों ही में आप देखोगे कि जो विवाह उसने किए बिंबिसार ने, वो राजवंशों में किए। इसीलिए हम कहते हैं कि विवाह के द्वारा उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, क्योंकि तीनों विवाह राज परिवार से किए। तो अगर राज परिवार से आप विवाह करोगे तो आपका निस्संदेह राज्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका प्रभुत्व भी बढ़ेगा। तो बिंबिसार की ये नीति सफल रही, ठीक है। उसको काशी भी मिला, वैशाली के साथ भी अच्छे संबंध हो गए, ठीक है, और उसके जो मद्र कुल है उनके साथ भी अच्छे संबंध हो गए। तो ये पहली बात थी, बिंबिसार जो 3 विवाह करके साम्राज्य का विस्तार किया। तो उसे वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिम और उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो उसने मगध का पश्चिम में, क्योंकि पंजाब के मद्र कुल से भी शादी हुई थी उसकी, पश्चिम में और उत्तर में उसने विस्तार किया अपने साम्राज्य का। उसने अंग राज्य को जीता। तो मैंने आपको बताया कि विजय और विवाह की नीति, ऐसा नहीं सिर्फ विवाह के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया, उसने विजय भी प्राप्त की है, ठीक है, विजय और विवाह। तो अंग राज्य को जीता और उसे मगध में मिला लिया। अंग भी महाजनपद में एक बड़ा जनपद था, ठीक है। तो ये अंग राज्य को मिला लिया और अपने पुत्र अजात शत्रु को, इसका जो पुत्र था जो बाद में शासक बना, उसे वहां का शासक नियुक्त किया बिंबिसार ने। अब आपको एक बात और बता दूं, सबसे ज्यादा अगर मगध साम्राज्य के उस समय में जो खतरा था या बड़ा दुश्मन था, तो वो था अवंती। मगध और अवंती में शत्रुता थी, और मगध अवंती को और अवंती मगध को अपना एक बड़ा शत्रु या सबसे बड़ा रोड़ा मानता था। लेकिन बाद में दोनों ने इसको दुश्मनी को समाप्त करके, ऐसा बोला जाता है कि दोस्ती कर ली, ठीक है, दोनों ने दोस्ती कर ली। और जब अवंती का शासक चंडप्रद्योत, इससे इसने मित्रता कर ली, तो अवंती का, चूंकि अवंती की भी मैंने बारे में बता दिया, बड़ा महाजनपद था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में बटा हुआ था। तो जब अवंती का शासक चंडप्रद्योत जो है ये बीमार हुआ, तो इसने, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, ये कई बार आपने पढ़ा होगा, तो बिंबिसार का राजवैद्य जीवक जो है उसके इलाज के लिए आया था, उसने उसका इलाज किया था। तो इस प्रकार से अवंती, ठीक है, अवंती और मगध के बीच में दोस्ती हो गई, जो सबसे बड़े दुश्मन थे उस समय में। तो दोनों ने दोस्ती कर ली और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा, जीवक को। कौन था राजा? चंडप्रद्योत। उस समय मगध का राजा बिंबिसार था और अवंती का शासक था चंडप्रद्योत। बिंबिसार की हत्या कर दी फाइनली उसके ही पुत्र अजातशत्रु।
अच्छा, अजात शत्रु के बारे में एक शब्द बोला जाता है पितृहंता, ये आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, किसे पितृहंता के रूप में जाना जाता है? पितृहंता अजात शत्रु को बोला जाता है। क्लियर? अजात शत्रु को ही पितृहंता के रूप में जाना जाता है। तो इसने अपने पिता की हत्या की और फिर 492 ईसा पूर्व में ये मगध की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, मगध की राजगद्दी पर फिर कौन बैठ गया? बिंबिसार के बाद में अजात शत्रु बैठ गया। वंश वही है, हर्यक वंश। तो 492 से 460 ईसा पूर्व में अजात शत्रु का काल हमें दिखाई देता है लगभग। ठीक है, ये आप देख सकते हो 32 साल। कितने साल तक रहा? 32 साल तक। इसके पिता 52 साल तक राज करते रहे और ये 32 साल तक, ठीक है, ये राजा रहा। अजात शत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ। ठीक है, और प्रसेनजीत की पराजय हुई और बाद में दोनों में समझौता हो गया। तो कौशल नरेश से युद्ध करके बड़ा ही महत्वपूर्ण था। कौशल ने काशी को मिला लिया था। कौशल और काशी दोनों मिलकर लड़े थे, लेकिन अजात शत्रु ने हरा दिया इसको और बाद में समझौता कर लिया। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह अजात शत्रु से कर दिया। पहले ऐसा होता था, पहले के काल में ऐसा होता था कि यदि कोई राजा किसी दूसरे राजा से हार जाए, शत्रु से हार जाए, तो बदले में उसको उसकी पुत्री या जो भी उसकी कोई कन्या होगी उससे उसको शादी करानी पड़ती थी उसकी विजेता की। तो जब अजात शत्रु जीता तो अजात शत्रु से अपनी पुत्री वाजीरा, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह करा दिया उससे, और इसीलिए बोला गया कि समझौता हो गया दोनों में। इसका एक और नाम था कुणिक। अजात शत्रु को कुणिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बिंबिसार का नाम बताया, श्रेणिक। बिंबिसार का एक और नाम है श्रेणिक, और अजात शत्रु का एक और नाम कौन सा है? कुणिक। इसे पितृहंता या कुणिक भी कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? कुणिक जो है, कुणिक या पितृहंता दोनों नाम अजात शत्रु के, और ये जैन मतानुयायी था। अजात शत्रु जो है वो जैन मतानुयायी था, मतलब जैन धर्म को मानने वाला था। इसका लिच्छवियों से भी युद्ध हुआ और अपने कूटनीतिक मित्र वत्सकार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर भी विजय प्राप्त की। तो एक एक करके मगध साम्राज्य बढ़ता गया, अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करता गया। इस युद्ध में अजात शत्रु ने रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। ये बोला जाता है अजात शत्रु के बारे में कि उसके पास ऐसा रथ था कि उस रथ में गदा लगी हुई थी। ठीक है, उसमें गदा लगी हुई थी और इससे वो बहुत सारे शत्रुओं का संहार कर सकता था या कर देता था। तो उस रथ का नाम था रथ मूसल। रथ मूसल और महाशिला कंटक ऐसे कुछ हथियार थे जो बड़े घातक थे उसके पास। इसके द्वारा उसने विजय प्राप्त की। बाद में काशी और वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। तो धीरे धीरे मगध का साम्राज्य और ज़्यादा फैला और ज़्यादा जो है विस्तारित हुआ। इसी के समय में राजगृह में, ठीक है, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति हुई। आपको पता है टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई, और मैंने बताया था किस किस के काल में। पहली इसी अजात शत्रु के काल में हुई। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के टाइम पर हुई है। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के टाइम पर हुई, और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के टाइम पर। याद आ गया आपको? बौद्ध धर्म पढ़ाते समय मैंने आपको 4 बौद्ध संगीतियाँ बताई थी कि ये कब किसके काल में हुई थी, कौन अध्यक्ष था, याद होगा आपको। पहली इसके अध्यक्ष जो इसके समय में अजात शत्रु के समय में, दूसरी कालाशोक जो आपको पता है इसी के बाद में शिशुनाग वंश में, और तीसरी अशोक मौर्य वंश, और चौथी कुषाण वंश कनिष्क के शासन काल में। याद होगा आपको? तो ये चारों में से पहली बौद्ध संगीति इसी के टाइम पर हुई थी। कहाँ पर? राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। इसने 32 सालों तक शासन किया। अभी मैंने बताया पिता ने 52 सालों तक और इसने 32 सालों तक शासन किया। हालांकि पुराणों के अनुसार आपको पता है हमारे 18 पुराण हैं।
और कहीं ना कहीं पुराणों से भी हमें विभिन्न वंशों के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे वो मत्स्य पुराण हो, चाहे वो वायु पुराण हो, ठीक है, अलग अलग पुराणों के बारे में, चाहे विष्णु पुराण हो, हमें अलग अलग वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके पुराणों के हिसाब से इसने 28 वर्ष तक शासन किया। क्लियर है? 32 साल तक शासन करने के बाद अजातशत्रु को उसके पुत्र उदायन द्वारा मार डाला गया। तो इसके बाद इसका पुत्र आया उदायन। अब आप देखो कि यहाँ पर जो उदायन है, आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन कई सारे लोगों का मानना है कि ये जो उदायन है, ठीक है, ये कौन है? दरअसल ये एक कवि हैं, उनका नाम है भास, और उनका एक नाटक है स्वप्न वासव दत्ता। संस्कृत का एक नाटक है स्वप्न वासव दत्ता जो भास के द्वारा लिखा गया। आपने कभी नाम सुना हो तो मैं बता दूं, स्वप्न वासव दत्ता ये एक नाटक है भास का। और भास में, इस नाटक में आप देखोगे कि जिस राजा की बात की गई है, ऐसा माना जाता है कि वो यही है, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। इसमें उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी है। ठीक है, क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि इस काल के बारे में हमें स्वप्न वासव दत्ता से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। आई समझ में? आपने सुना है कि नहीं सुना है नाम स्वप्न वासव दत्ता का? ये एक नाटक है, बड़ा फेमस नाटक है भास का। ठीक है, तो अगर आपने नहीं भी सुना हो तो मैं बता दूं कि ये उदयन वही माना जाता है जो वासव दत्ता में था। ठीक है, तो बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद में उदयन या उदायन भी बोला जाता है इसको। इसने मार डाला उसको, अजातशत्रु को। इसके बाद में उदयन का काल शुरू होता है। 460 से 444 ईसा पूर्व इसका काल है। ठीक है, 460 से 444 ईसा पूर्व में इसका काल आएगा। इसने लगभग कितने साल शासन किया? तो हम देख सकते हैं लगभग 16 साल तक। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर, ठीक है, तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो ये उदयन को ये श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदियों के संगम के तट पर। आपको पता है कि पटना के समीप सोन जो है वो गंगा में मिलती है। कहाँ पर से निकलती है? सोन अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से, जहाँ से नर्मदा का उद्गम होता है, वहीं से सोन का भी उद्गम होता है। और सोन नदी जो है, ठीक है, ये आगे जाके बिहार में पटना के पास में गंगा नदी में मिलती है। इस पर बाण सागर परियोजना बनी होगी, आपने नाम सुना होगा। और थोड़े समय पहले सोन चर्चा में थी। ये यूपीएससी में काम आ सकता है आपके, सोने की वजह से। यहाँ से एक अफवाह चली थी कि हज़ारों टन सोना यहाँ पर है, ऐसा एक मैसेज आपने सुना होगा। तो सोन पिछले कुछ समय में चर्चा में थी। तो सोन को लेकर आप थोड़ा सा मैपिंग कर लीजिएगा। ठीक है, उद्गम मैंने आपको बताया, मुहाना भी बता दिया मैंने आपको। यहाँ पर इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। ये भी जैन मतानुयायी था। ठीक है, ये जो है उदयन, ये भी जैन मतानुयायी था पिता की तरफ। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र, फिर इसका जो लास्ट था शासक इस वंश का, नागदशक। ठीक है ना, नागदशक जो है वो अंतिम शासक माना जाता है। देखो तो कितने राजा हो गए? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, 4 राजा हमने देखे इस वंश में, हर्यक वंश में। ठीक है, और उसके आमत्य मतलब मंत्री शिशुनाग ने उसको पदच्युत करके मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की स्थापना की या नींव रखी। तो इस प्रकार से, ठीक है, हर्यक वंश का अंत हुआ। और हर्यक वंश के बाद जो अगला वंश आया वो है शिशुनाग वंश। क्योंकि संस्थापक का नाम था शिशुनाग, तो वंश का नाम भी क्या पड़ गया? शिशुनाग वंश पड़ गया। ये 412 से 344 ईसा पूर्व में दिखेगा आपको। कहाँ पर? 412 से 344। इस वंश का संस्थापक
शिशुनाग को माना जाता है, इसी के नाम पर यह शिशुनाग वंश नाम पड़ा है इसका। प्रमुख शासक, सबसे पहला शासक शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व में। इसने अवंती को और वत्स को, ठीक है, अधिकार कर लिया, उस पर साम्राज्य में मिला लिया। तो अवंती के बारे में हम अभी पढ़ ही रहे थे ना। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अवंती एक शक्तिशाली महाजनपद था और मगध और अवंती में मित्रता हो चुकी थी। चंडप्रत्योत और बिंबिसार में मित्रता हो गई थी, लेकिन बाद में जब शिशुनाग आया, शासक बना, तो इसने अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार से मगध में एक और बड़ा महाजनपद शामिल हो गया, ठीक है। तो एक और बड़ा महाजनपद अवंती भी मगध में आ गया, तो मगध का और विस्तार हुआ। वत्स पर भी अधिकार कर लिया गया, तो वत्स जो है वो भी मिल गया। इसने वैशाली को राजधानी बना लिया, ठीक है। उदयन ने पाटलिपुत्र को बनाया था। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग, अब सोचने वाली बात है, बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग मगध साम्राज्य में आ रहा था। बहुत बड़ी बात है कि हम पूर्व से, ठीक है, पूर्व से लेकर इधर पश्चिम में मालवा तक एक बड़ा साम्राज्य हो जाता। तो इस साम्राज्य पर स्थापना जो है कर चुका था, इतना बड़ा विस्तार हो गया था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। ये वही कालाशोक है जो मैंने अभी बोला था, जिसके समय पर दूसरी बौद्ध संगीति हुई। दूसरी बौद्ध संगीति इसी कालाशोक के टाइम पर हुई थी। तो ये शिशुनाग वंश का ही था, जो शिशुनाग के बाद गद्दी पर बैठा, कालाशोक, ठीक है। कालाशोक का काल 394 से 366 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। इसके जो है, इसका नाम पुराणों में, दिव्यावदान में और पुराण में काकवर्ण मिलता है। ये नाम आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं इसको? काकवर्ण। अब यहां से अगर हम समझें तो रटने वाली कोई बात नहीं है। कालाशोक मतलब कि काला अशोक, तो हम समझ सकते हैं शायद रंग काला रहा होगा। और काकवर्ण से पुष्टि भी हो रही है। काक समझते हैं? काक मतलब होता है कौवा। हमारे यहाँ जो क्रो होता है ना, कौवे को बोलते हैं काक, कौवा। तो काक वर्ण का मतलब कौवे के रंग का। काक वर्ण आपको रटना नहीं पड़ेगा, काक वर्ण से समझ में आता है ना, काला, काले रंग का। तो कालाशोक काला रहा होगा, तभी तो काक वर्ण नाम पड़ गया इसका। तो ये काक वर्ण या कौवा भी हो सकता है इसका रंग, इस काला, इसीलिए पुराणों में और दिव्यावदान में इसको काक वर्ण कहा गया, ठीक है। कालाशोक। और यूं भी तोड़ दें तो काला धन अशोक होता है। कौन सा अशोक? काला अशोक। तो ये कालाशोक है, जिसको काक वर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम पुराणों में यही मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया। अब ये कंफ्यूजन वाली चीज क्लियर करेंगे यहां से, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता है कि राजगृह या गिरिगृह को जो है राजधानी बनाया था किसने? बिंबिसार ने। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो इसके पहले जो आया था शिशुनाग, उसने वैशाली को राजधानी बना लिया और कालाशोक फिर से पाटलिपुत्र ले आया। क्लियर है? आप बनाएंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस होगा पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? ठीक है, उदयन ने, ठीक है। पर बिंबिसार ने किसको बना दिया? सॉरी, शिशुनाग ने किसको बनाया? शिशुनाग पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया और कालाशोक फिर से कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। अब ठीक है, ठीक है। अब पाटलिपुत्र को राजधानी, देखो मगध की अंतिम राजधानी तो पाटलिपुत्र है, हमें पता ही है। तो पाटलिपुत्र के बारे में ये पता होना चाहिए कि उदयन ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया, जिसको वैशाली ले गया कौन? शिशुनाग। और वैशाली से फिर पाटलिपुत्र कौन ले आया? कालाशोक। तो कालाशोक ने पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बना दिया और 28 सालों तक इसने शासन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के समय दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। ये तो मैंने बता ही दिया क्रम आपको, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई।
इसी के समय बौद्ध संघ दो भागों में बट गया, स्थविर और महासंघिक इसमें बढ़ गया। वो बाणभट्ट की एक रचना है, आपने सुना होगा हर्षचरित, सुना है कि नहीं सुना है आपने? बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित। ये राजधानी पाटलिपुत्र को क्यों बनाते हैं अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, जिसमें उसने ये बताया है, ठीक है, उसके अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नाम के व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। तो हर्षचरित संस्कृत में लिखा है, बाणभट्ट की एक बहुत बढ़िया कृति मानी जाती है। राजा हर्षवर्धन के चरित्र के विषय में लिखा है उसमें। उसी में हमें यह भी पता चलता है कि इस कालाशोक को, ठीक है, घूमते समय पाटलिपुत्र में महापद्मनंद, जिसने नंद वंश की स्थापना की, महापद्मनंद ने चाकू मारकर हत्या कर दी। ठीक है, महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे और उन्होंने उसकी मृत्यु के बाद 22 सालों तक शासन किया मगध पर। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा नंद वंश आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंद वंश के बारे में आप सभी, नंद वंश के बारे में आपको पता है कि कौटिल्य चाणक्य का संबंध भी है इससे। उन्होंने अपमान के बाद कहा था कि मैं इसका संपूर्ण नाश कर दूंगा और जब तक नहीं होगा अपनी इस शिखा में, अपनी चोटी में मैं गांठ नहीं बांधूंगा। ठीक है, तो ये वही नंद वंश है। इसके बारे में बता दें आपको, 344 से 324-23 तक ये रहा है। इसके बाद में मौर्य वंश आया था। तो मगध के पहले साम्राज्य में हमने हर्यक, उसके बाद में शिशुनाग और शिशुनाग के बाद में ये नंद वंश। अब आएगा उसके बाद में मौर्य वंश। तो अगली बार जब हम पढ़ेंगे इसको तो मौर्य वंश पढ़ेंगे हम लोग। संस्थापक था महापद्मनंद, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने चाकू मारकर हत्या कर दी थी कालाशोक की। इसके प्रमुख शासक महापद्मनंद से शुरुआत होती है। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक, ये जो महापद्मनंद, एक शूद्र था। तो यार सीधी सी बात है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि इस काल की बहुत सारी घटनाओं के बारे में हमें पुराणों से पता चलता है। तो पुराण एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है इस पूरे काल के बारे में। तो ये महापद्मनंद एक शूद्र था, ऐसा पुराणों में लिखा है। और पुराणों में इसको सर्वक्षत्रांतक एक उपाधि आप समझ सकते हो। सर्वक्षत्रांतक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसको क्या बोला? क्षत्रियों का नाश करने वाला, सर्वक्षत्रांतक बोला गया। तथा भार्गव, परशुराम का दूसरा अवतार। ठीक है, एक प्रकार से दूसरे परशुराम का अवतार, ये इसको माना गया। तो महापद्मनंद ये एक शूद्र था, पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है। और इसने क्षत्रियों का नाश किया, सर्वक्षत्रांतक की उपाधि भी इसको दी गई। और इसे भार्गव, दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया था। हालांकि परशुराम ब्राह्मण थे, ठीक है, लेकिन परशुराम के बारे में आपने सुना होगा, परशुराम के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने ब्राह्मणों का नाश, उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था। ठीक है, तो ये परशुराम का दूसरा परशुराम माना जाता है एक प्रकार से, क्षत्रियों का नाश करने के कारण। इसने बहुत बड़ा एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। इसकी उपाधि एकराट और एक क्षत्र थी। तो ये भी एकराट की उपाधि धारण करने वाला राजा, एकराट की उपाधि इसने धारण की। ठीक है, महापद्मनंद ने। और ये बहुत शक्तिशाली था। इसके 8 पुत्र थे ऐसा माना जाता है। और घनानंद वो भी इसका पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक साबित हुआ था, घनानंद। अब आइए घनानंद के बारे में। ये सिकंदर का समकालीन था और इसके समय में ही सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। आपको पता है सिकंदर विश्व विजय करने निकला था। ठीक है, तो सिकंदर जो है जब वो आया तो बहुत ज़्यादा उसकी सेना पहले ही थक चुकी थी। आपने पोरस और आम्भी के बारे में भी सुना होगा। आम्भी ने समर्पण कर दिया था। ठीक है, पोरस ने वीरता और बहादुरी दिखाई थी, हमने सब पढ़ा हुआ होगा आपने। लेकिन जब सिंधु नदी आई तो उसके बाद में जो उसके सैनिक वगैरह उन्होंने पार करने से मना कर दिया।
क्योंकि एक तो पहले ही वो इतने सारे युद्ध करके थक चुके थे, घर से बहुत समय से दूर भी थे, और उन्होंने ऐसा सुना था कि इस नदी के पार भारत में एक बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा है, और उससे जीतना असंभव सा है। तो उसके सैनिकों ने मना ही कर दिया कि हमें तो जाना ही नहीं। ठीक है, तो सिकंदर ने आक्रमण किया था। ग्रीक या यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा। तो सिकंदर के आक्रमण के साथ ही भारत में यूनानियों का प्रवेश माना जाता है। ठीक है, यूनानियों का प्रवेश सिकंदर के आक्रमण के साथ ही माना जाता है। घनानंद ने जनता पर बहुत से कर लगाए, इससे जनता असंतुष्ट थी, एक प्रकार का लोभी और क्रोधी ये माना जाता था ये राजा। इसके दरबार में चाणक्य का, ठीक है, तक्षशिला का एक आचार्य था चाणक्य, वो आया था और इसके द्वारा उनका अपमान हुआ था। ये तो सबको पता होगा, दुनिया भर के सीरियल्स, मूवी वगैरह सब आपने देखी होगी। ठीक है, तो चाणक्य के बारे में बोला जाता है उनका नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी था, चाणक्य भी था। जब वो इसके दरबार में आए तो इसने उनका अपमान कर दिया। ठीक है, और अपमान करने के कारण वो बड़ा दुखी हुए और उन्होंने कहा कि अब बदला लूँगा, और जब तक इस वंश का नाश नहीं कर दूंगा तो मैं अपनी शिखा में गांठ नहीं बांधूंगा, चोटी नहीं बांधूंगा अपनी। फिर उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो इस प्रकार से मौर्य वंश की नींव डाली गई। नंद वंश भी समाप्त हो गया। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद हो गया। ठीक है, और इसका बड़ा राजा था महापद्मनंद। मौर्य के शासन काल में तो फिर मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। मतलब जो छोटी कहीं कसर थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरी कर दी। भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हमें दिखाई देती। तो पहली बार इतना बड़ा साम्राज्य हमारे यहाँ पर इसी काल में दिखाई देता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या क्या था ऐसा जिसकी वजह से इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया। मगध के पास में एडवांटेज क्या थे, मेरी बात समझ में आई? क्या वो एडवांटेजेस थे जिसकी वजह से मगध साम्राज्य ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया और सारे महाजनपदों को नष्ट कर दिया? तो इसको हम देखते हैं कि क्या कारण थे मगध की सफलता के कारण। ये आपको मेंस में काम आएगा। मगध की सफलता के क्या कारण रहे, तो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो ये कि मगध के जो शासक थे वो बड़े योग्य और महत्वाकांक्षी थे। चाहे आप बिंबिसार को ले लो, अजात शत्रु को ले लो, आप उसके बाद में महापद्मनंद को ले लो, तो मगध के शासक बड़े ही महत्वाकांक्षी थे और योग्य थे और वीर भी थे। एक तो सबसे बड़ी बात, पर इतना ही काफ़ी नहीं था एक इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए। इसके साथ कुछ और फैक्टर थे। मौर्य के उत्थान से पहले की 2 सदियों में मगध साम्राज्य के विकास का दौर था। समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बड़ी उपयुक्त रही थी। जरा ध्यान से समझो, मगध साम्राज्य की लोकेशन कहाँ है? मगध साम्राज्य की लोकेशन आपको पता है, वो वहाँ पड़ता है पाटलिपुत्र बिहार में, कहीं पे इस एरिया में। और वहाँ से आप देखोगे कि हमारी लोहे की खान, आज भी छोटा नागपुर से बहुत ज़्यादा लोहा निकाला जाता है, पठार से, और इसके आसपास के इलाकों में छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी लोहा बहुत है। तो लोहा भंडार था और लोहा उस समय अपने आप में एक बड़ा हथियार हो गया था, क्योंकि लोहे के प्रयोग से व्यापक परिवर्तन हो रहे थे। ये अपने आप में एक प्लस पॉइंट था कि इतना जो लोहा था वो इनके आसपास ही था, जो दूसरे राज्यों में इतने बड़े पैमाने पर नहीं था। तो उस लोहे का प्रयोग ये कर पाए। ठीक है, एक फ़ायदा ये हुआ कि ये लोह भंडार के आसपास, तो भौगोलिक स्थिति मगध साम्राज्य की बढ़िया थी। 500 ईसा पूर्व के आसपास उज्जैन में लोहे को गलाने और ढालने का कार्य होने लगा था। इसी से हमें पता चलता है कि अवंती भी इतनी शक्तिशाली हुई थी। हालांकि इतना लोहा वहाँ पर नहीं था जितना मगध के आसपास था। फिर देखो, मगध की राजधानी 2 थी, पाटलिपुत्र और राजगीर। ये जो दोनों राजधानियाँ थी, दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण थी। जहाँ हम राजगीर की बात करें, राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, तो आप देखिए कि 5 पहाड़ियाँ के बीच में राजगीर है, तो वहाँ का जो किला था वो अभेद्य हो गया था।
मतलब आप राजगीर को इतनी आसानी से भेद नहीं सकते थे। उस ज़माने में बहुत बड़ी शक्तिशाली तोपें नहीं हुआ करती थी कि आसानी से किलों को तोड़ दिया जाए। और अगर आपके आसपास 5 पहाड़ियाँ, तो सीधी बात है कि शत्रु को पहाड़ियों को चढ़कर और फिर आप तक आना पड़ेगा। तो आपकी स्थिति बड़ी अच्छी। और आपको पता है पहले के ज़माने में जितने भी किले आप देखते हो, तो किलों को पहाड़ियों पर बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था किलों को पहाड़ियों पर? वहाँ अपना एडवांटेज है उसका कि अगर कोई शत्रु आए तो आप ऊपर वाली स्थिति में रहोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो किलों को पहाड़ियों पर बनाया जाता था। और राजगीर की खास बात थी कि ये तो 5 पहाड़ियों से घिरा था, तो उस जमाने में इसको जीतना बहुत मुश्किल था। तो सामरिक रूप से राजगीर के साथ ये एडवांटेज था। और दूसरी तरफ पाटलिपुत्र भी पीछे नहीं, ये गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था, तो इसके आसपास पानी पानी। ठीक है, अगर आप देखो उस जमाने में संचार के इतने साधन नहीं थे, नदियों और इनके द्वारा ये आना जाना होता था। तो पाटलिपुत्र जो है वो इन नदियों के आसपास था, तो इसको ये फायदा भी मिला कि इस तक पहुंचना, ठीक है, और पाटलिपुत्र को भेदना आसान नहीं था। ये इन बड़ी नदियों के संगम पर था। सोन और गंगा इसको पश्चिम और उत्तर की ओर से घेर के रखी हुई थी। तो एक तरफ सोन और गंगा थी और दूसरी तरफ पुनपुन नदी वो दक्षिण और पूर्व से इसको घेरे हुई थी। तो नदियों के बीच में था। तो अगर आप पाटलिपुत्र को देखो, राजगीर को देखो, तो दोनों ही राजधानियां मगध की ऐसी थी कि जिस पर आसानी से शत्रु विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, एक तो ये कारण भी हो गया। फिर आप देखो पूर्वोत्तर भारत में व्यापार और वाणिज्य की बहुत वृद्धि हुई, तो शासक चुंगी लगा पाया, ठीक है, टैक्स लगा पाया, उससे उसको बहुत पैसा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मगध के साथ ये फायदा था कि वो गंगा के उपजाऊ मैदान में था। यहाँ पर किसानों को बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना ही काफ़ी उत्पादन हो जाया करता था, बहुत फसल पैदा होती थी, इतना कि वो अपना पेट भी पाल लेते थे और वो अपने उस फसल में से कुछ हिस्सा राजा को भी दे सकते थे। तो राजा को नियमित रूप से एक बड़ा भाग मिलने लगा भू राजस्व का। इस भू राजस्व के प्रयोग से उसने एक सेना खड़ी करी। अभी दूसरे महाजनपदों के साथ क्या दिक्कत कि अगर बड़ी सेना रखें तो पैसा वेतन कहाँ से दें? ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा स्थायी सेना नहीं रख सकते, लेकिन मगध के शासक रख सकते थे, क्योंकि मगध के पास में एक्स्ट्रा एक्सेस सरप्लस प्रोडक्शन था। इतना पैदा होता था कि आराम से राजा को दिया जा सकता था किसानों के द्वारा। तो मगध के पास में एक बड़ी और स्थायी सेना थी। कहा जाता है कि मगध की सेना में 6000 हाथी थे। सोचिए, उस जमाने में टैंक नहीं हुआ करते थे, तोप नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में हाथी एक बड़ा वाहन हुआ कर, शक्तिशाली, क्योंकि हाथी के द्वारा आप बड़े बड़े दीवारों को, किलों को तोड़ सकते थे। इनके द्वारा आप बहुत सारा जो है युद्ध में फ़ायदा उठा सकते थे। ठीक है, चुंगी मतलब एक्साइज या जो शुल्क लगाया जाता है सरकार के द्वारा टैक्स के रूप में। व्यापार आप करते हो तो आपके व्यापार करने पर जो टैक्स सरकार लगाती है उसको चुंगी कहते हैं। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से मगध ने इतनी बड़ी सेना, 6000 हाथी मजाक नहीं होते। अगर वास्तव में 6000 हाथी थे तो उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, सिकंदर की सेना ये सोच के ही डर गई कि इतनी बड़ी सेना है उस पार एक राजा के पास। आगे समझ में आपको? तो यहाँ पर इनकी सेना में स्थायी सेना रखी और बहुत बड़ी। तो मगध पहला राज्य था, ठीक है, जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध सबसे पहले बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया। और हथियारों का प्रयोग करना इसलिए संभव हुआ क्योंकि लोहा था, बड़े पैमाने पर लोहा था तो हथियार बना लिए। कृषि से ज़्यादा पैदा होता था तो सेना रख ली, तो बड़ी सेना, बड़े पैमाने पर हथियार थे। तो देश के पूर्वोत्तर से मगध शासकों के लिए हाथी आते थे, तो बड़े पैमाने पर इनके पास हाथी भी थे। यूनानी स्रोतों के आधार पर, ये हम नहीं, यूनानी स्रोत बताते हैं कि नंद की सेना में 6000 हाथी शामिल थे। ठीक है, नंद की सेना में 6000 हाथी थे, ऐसा हमें पता चलता है। हालांकि मगध साम्राज्य रूढ़ी विरोधी था और कट्टर ब्राह्मण यहाँ पर बसते थे, जो कि किरात और मगधवासियों को निम्न कोटि का मानते थे।
तो मगध साम्राज्य की सफलता के कारण आपको समझ में आ गया क्या क्या? यहाँ के, नोट कर लो अगर नहीं कराओ, यहाँ के शासकों की योग्यता, साहस और महत्वाकांक्षा। दूसरा, इसकी भौगोलिक स्थिति, इसकी राजधानियाँ, चाहे राजगीर हो जो 5 पहाड़ियों के जो है बीच में था, चाहे वो पाटलिपुत्र जो नदियों के संगम पर था, तो इसको बहुत फ़ायदा हुआ। इसके अलावा यहाँ पर लोहे के भंडार थे, पड़ोस में ही, नज़दीक ही, लोहे का बड़े पैमाने पर ये उपयोग कर पाए। जब ये सब हुआ तो व्यापार भी फलेगा फूलेगा, तो व्यापार और वाणिज्य फला फूला तो सरकार को उससे और ज़्यादा आय हुई, व्यापार वाणिज्य से, ठीक है। उसके बाद में कृषि बहुत ज़्यादा, गंगा का उपजाऊ मैदान, जलोढ़ मिट्टी और पर्याप्त पानी, ऐसे में इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर खेती की, जिससे जो राजस्व आया उससे सरकार ने क्या किया? सेना रखी, बड़ी सेना रखी। ये सब कारण है, ये वो कारण है जिससे मगध साम्राज्य का उदय इतना जो है सफल क्यों हो पाया, सबके ऊपर शासन क्यों कर पाया, ये हमें समझ में आ गया। तो आज के सेशन में यहीं तक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगले में इसके आगे वाले अध्याय के बारे में बात करेंगे कल। मैं आपको बता दूं कि आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि सर नितिन सिंघानिया सर के आर्ट एंड कल्चर का क्या हुआ, तो कल 12 बजे से फिर से मैराथन सेशन होगा नितिन सिंघानिया सर की पार्ट 2 का। कल हमारा ये हिस्ट्री नहीं होगा, कल 12 बजे से मैराथन सेशन होगा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 2। मैंने आप लोगों को अभी तक, ठीक है, नितिन सिंघानिया सर में स्थापत्य कला के बारे में, गांधार कला, मथुरा कला, नागर, द्रविड़, बेसर शैली, ये सब बता दिया है। इसके आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, स्तंभ, स्तूप, गुहा सब हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग कल इसको 12 बजे कंटिन्यू करेंगे आर्ट एंड कल्चर को। इसके अलावा आप में से जो कोई 11th की पॉलिटी की NCERT पढ़ना चाहता है, 11 की भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, शाम को 5:30 बजे लेट्स क्रैक MP चैनल पर, अनअकैडमी का जो लेट्स क्रैक MP चैनल है, MP एग्ज़ाम, उस पर आइए। तो मैं आपको 5:30 बजे पॉलिटी की NCERT वहाँ पर करा रहा हूँ, 11th की, बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद 7 बजे आधुनिक भारत के लिए हम स्पेशल क्लास कर रहे हैं अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर, ठीक है। अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन पर स्पेशल क्लास में हम आधुनिक भारत का इतिहास क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग आइए। पूरा सिलेबस मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कवर कराऊंगा, आर्ट एंड कल्चर। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना आप शेयर को लाइक करेंगे सेशन को उतना अच्छा है। इसी के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं माय प्लस कोर्स। इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप मेरे साथ UPSC की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और अनअकैडमी के सारे एजुकेटर की क्लासेस भी मिलेगी, CK लाइव रेफरल कोड को यूज़ करिए, अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे UPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन हम बेटर तरीके से कर सकते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट, और फिर मिलेंगे। सो आप लोग कल मिलिए वापस, ठीक है, बाय बाय।